पिछले वीडियो के अंदर हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो पूरी बातें थी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि इनका मतलब क्या है और इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार 1991 के बाद में किए गए। वो मैंने सारा आपको जो-जो बेसिक पॉइंट थे वो लिख-लिख के समझा दिया। अब हम किताब की रीडिंग कर रहे हैं, उसमें से हमने 1.5 पेज पढ़ लिया था। अब हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अब यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप निश्चित तौर पे वो देखने के बाद ही इसको देखें, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी सर शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि मैं उसके अंदर सारी चीज़ें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब यहाँ हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी काम करेंगे। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन सरकार द्वारा व्यापार में अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको उदारीकरण कहते हैं। बेसिक इसकी जो डेफिनिशन है, वो यही है और इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम, कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। यानी जो देश में जिस प्रकार की जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, व्यापार है या आपके उद्योग-धंधों की स्थापना है, उसके लिए जो नियम विनियम बनाए गए भारत सरकार के द्वारा, वो ही देश की प्रगति में बाधक बन गए क्योंकि उसके कारण निजी सेक्टर उद्योग-धंधों की स्थापना ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, न यहाँ पे विदेशों से निवेश हो रहा था। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों के लिए मुक्त करने की नीति थी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अर्थव्यवस्था को मुक्त किया जाए, यानी खोल दिया जाए उसको कि कोई भी अब उसके अंदर निवेश करे, उसके अंदर व्यापार करे, अपने उद्योग धंधों की स्थापना करे। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, आयात-निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, यानी थोड़ा-थोड़ा 70 के दशक से आप तुलना करेंगे, तो कुछ उदार बनाया जा रहा था अर्थव्यवस्था को। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी, इसीलिए हम भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत है वो 1991 से मान लेते हैं। हालांकि कुछ जो सुधार हैं वो 1980 के दशक से होने शुरू हो गए थे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधार क्या-क्या हैं? औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, यानी कोई भी उद्योग आपको स्थापित करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता था। बाकी हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि अब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आपको सिर्फ 5 प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। बाकी आपको सरकार के लिए से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसे अनेक क्षेत्र थे जिसके अंदर आपको लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ता था। पहले लाइसेंस लेना पड़ता था और वो प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उसके कारण बहुत से लोग निवेश ही यहाँ पे नहीं करना चाहते, यानी उद्योग धंधे स्थापित ही नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। यानी उसको खोलने के लिए, उसको बंद भी करने के लिए या उसके उत्पादन की मात्रा बढ़ाने घटाने के लिए, उसके लिए भी आपको अनुमति की आवश्यकता पड़नी थी। यानी उसका स्केल भी आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आपको अनुमति की आवश्यकता थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था, यानी बहुत सारे सेक्टर तो ऐसे थे जो सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर थे, यानी उसके अंदर निजी क्षेत्र का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगी कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। यानी सरकार के बहुत सारे रेगुलेशन थे कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए, हालांकि ये प्रयास थे, लेकिन इसके कारण छूट नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बहुत सारे उद्योग हैं जो अपना निवेश है वो इस तरीके से करते हैं कि हो सकता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हों या बहुत सारे उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है उसके कारण उनकी कॉस्ट बढ़ रही हो। तो लेकिन ऐसी स्थिति में भी सरकार बहुत अधिक कीमतों की अनुमति नहीं देती थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसके अंदर लघु उद्योग स्थापित करते थे, यानी उनको स्केल बड़ा नहीं किया जा सकता था। ये बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर उसके बाद में 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। वर्तमान में इंडस्ट्री एक्ट के अंतर्गत केवल 5 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। इसकी हमने बात कर ली। अल्कोहल का सेक्टर है और टोबैको का सेक्टर है, जिसमें आपके सिगरेट, सिगार से संबंधित कंपनियां हो गई। जो खतरनाक रसायन है, जोखिम भरे रसायन है, उसका संबंधित उद्योग हो गया। औद्योगिक विस्फोटक, यानी जिस प्रकार से आप कोई टनल वगैरह के लिए या खनन के लिए, माइनिंग के लिए आपको विस्फोटकों की आवश्यकता होती है, तो वैसे उद्योगों की स्थापना के लिए भी, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस से संबंधित और आपके जो रक्षा उपकरण है, रक्षा से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, इस प्रकार की कोई आप संस्था स्थापित करते हैं, तो आपको ये 5 प्रकार के लिए आपको लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। नहीं तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके रजिस्ट्रेशन के दूसरे तरीके। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ मुख्य गतिविधियां परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। यानी परमाणु ऊर्जा और रेलवे ही ऐसे बचे हैं जिसके अंदर निजी क्षेत्र अपने तरफ से काम नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार ही कर रही है क्योंकि बहुत ही, एक तो रेलवे तो इस प्रकार का है कि बहुत ही देश की
मतलब अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है रेलवे, क्योंकि मालगाड़ी का परिवहन है और बहुत बड़े स्तर पर लोग इसको वैसे भी यूज़ कर रहे हैं परिवहन के लिए भी। तो इसलिए हालाँकि इसमें संभावना है कि धीरे-धीरे सरकार हो सकता है रेल परिवहन में भी थोड़ी छूट देने लगे या निजीकरण करने लग जाए, और हो भी रहा है कुछ समय। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ये 2 सेक्टर ऐसे बचे हैं जो सरकार की मोनोपोली वाले सेक्टर हैं, यानी इसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाकी सब में आपके नहीं बचा है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। यानी अपनी कीमतें वो खुद तय करते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि अब ये लघु उद्योगों में ही बनेंगी। उसके लिए आप बड़े उन चीज़ों के उत्पादन के लिए आप बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े आपके बड़े स्केल का उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुए? सब हम उदारीकरण की बात कर रहे हैं। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। यानी इनमें सुधार किसमें? रिजर्व बैंक के सुधार हैं, या आपके जो और बैंक हैं, सार्वजनिक हो, निजी हो, यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो आपका सुधार हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट के अंदर आपका सुधार है, या विदेशी मुद्रा बाजार है। इस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं, इसको इसके संबंध में भी सुधार किए गए, जिसमें अभी आप समझ जाओगे। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक करता है। यानी रेगुलेटिंग अथॉरिटी बैंकिंग की कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका एक अलग चैप्टर अपना है, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं या आपके बैंक हैं, उनका जो काम करने का जो रूल रेगुलेशन है वो रिजर्व बैंक बनाता है। यानी उनकी क्या-क्या, किस प्रकार से उनकी दरें होंगी, कितना उनको फंड रखना है, कितना वो लोन दे सकते हैं, और किसको लाइसेंस देना है, वो सारा काम है वो रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता है। जैसे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आजकल लगभग 2 महीने से एक बार जारी होती है, जिसमें आप देखते हैं कि रेपो रेट इतनी कर दी, रिवर्स रेपो रेट इतनी कर दी, स्थिर रख दी, है ना? सीआरआर और ये सब एसएलआर, सब प्रकार की रेट्स के बारे में हम सुनते रहते हैं। हर 2 महीने से अखबार में पहले पन्ने पे आता है रिजर्व बैंक की दरों के संबंध में। तो उसकी डिटेलिंग हम रिजर्व बैंक वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। यानी पहले रिजर्व बैंक के जो अधिकार थे, उसके अंदर बहुत अधिक बैंकों पर कंट्रोल था। अब बाद में रिजर्व बैंक को उतना अधिक कठोर निर्णय लेने के लिए उतनी उतनी अधिक शक्तियां नहीं रखी गई। यानी उसको एक नियंत्रक की भूमिका से जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी सहायक की भूमिका देने का प्रयास किया गया। यानी बैंकों को अधिक छूट मिली। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि रेगुलेशन अभी भी है, नियंत्रक की भूमिका अभी भी है, लेकिन उसकी नियंत्रक की भूमिका कम की गई। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों के भी पदार्पण करने का, यानी आगमन करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। ये अभी हमने पढ़ा भी था कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उसके अंदर तो 74% सीमा है, और जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें विदेशी निवेश की सीमा 20%। इसको बढ़ाकर सरकार 49 करने पर विचार चल रहा है। मेरे वीडियो बनाने के मैंने 2-1 हफ्ते पहले न्यूज़ में इसको पढ़ा था। तो निजी क्षेत्र के बैंकों में आपके विदेशी निवेश की सीमा कितना है? 74%, यानी अधिकतम 74% किसी निजी बैंक के अंदर कोई विदेशी निवेश कर सकता है, कोई निवेशक या कोई फर्म होगी विदेशी। और सरकारी क्षेत्र के अंदर का जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसके अंदर 20% अधिकतम सीमा है निवेश की। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक अब नियंत्रण में काफी कमजोर हो गया है। कुछ ढील दी गई ताकि बैंक अपने तरीके से भी काम कर सके, एक्सपेंड कर सके अपने स्केल को, लेकिन अभी भी नियंत्रक की भूमिका रिजर्व बैंक है, बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है। विदेशी निवेश संस्थाओं, एफआईआई तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। जैसे हम बीमा सेक्टर में देखते हैं, पेंशन सेक्टर के अंदर भी हम देखते हैं कि 49% विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है। बीमा के अंदर आपके विदेशी निवेश की पूरी अनुमति मिल गई है। तो इस प्रकार के ये जो सुधार आपके हो गए वित्तीय संस्थाओं में। कर व्यवस्था में क्या सुधार हुए? अब उस समय वो सुधार हुए वो तो अलग बात है, अभी तो नए प्रकार के, क्योंकि अभी तो जीएसटी आ गया है। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है।
यानी सरकार की राजकोषीय नीतियां। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, यानी आपका जो इनकम टैक्स आप मान सकते हैं या कंपनी टैक्स। यानी सरकार जो यानी जो कोई निजी व्यक्ति है जो लाभ कमा रहा है, एक साल में जितना कमा रहा है और एक कंपनी जितना कमा रही है, उस पर जो टैक्स लगता है वो तो प्रत्यक्ष टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो तो दिखता है कि हमसे ये पैसा ले लिया गया है। अप्रत्यक्ष टैक्स जो आप वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान करते हैं, कि आप कुछ भी खा रहे हो, पहन रहे हो, यानी और कोई सेवाएं ले रहे हो, हर चीज पे तो उसके अंदर टैक्स लगता है। तो वो आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लिए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है और ये देखिए कमी वृद्धि है तो चलती रहती है। अभी आपने पिछले 1-2 बजट से देखा होगा कि सरकार ने जो अ, आपका जो आय है, उसके ऊपर टैक्स में काफ़ी सारी छूट दी है। अभी बहुत सारी छूटों को मिलाने के बाद 12 साढ़े 12 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है, तो आपके टैक्स लगता ही नहीं है। यानी ये सरकार क्यों देती है? बहुत सारी इसके पीछे चीज़ें होती है कि सरकार बाज़ार में पैसा ज़्यादा लाना चाहती है, लोग ज़्यादा शॉपिंग करें, ज़्यादा खरीदारी करें, उससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, तो रोज़गार बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थ्योरीज़ हैं ये। ये आपने कभी पढ़ा भी होगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस विचारधारा से संबंधित हैं, उससे भी आपकी आर्थिक नीतियाँ प्रभावित होती हैं। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। यानी लोग यदि आप बहुत ज्यादा टैक्स की दरें रखेंगे तो लोग अपनी आय छुपाएंगे और पूरा टैक्स नहीं देंगे। अभी भी भारत में आयकर की दरें ऊंची हैं, तो जिसके कारण जो बंधा हुआ है कि जिसकी जैसे वो सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र में बड़े पदों पर जो जिनकी इनकम शो हो रही है, मतलब जिसका सरकार आसानी से पता लगा सकती है कि कितना कमा रहा है, वो तो उनको तो टैक्स मजबूरी में देना पड़ता है। बाकी आप अपने आस-पास देखते होंगे कि लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं चुकाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स की दर अधिक है और वैसे भी भारत में थोड़ा-सा टैक्स देने की प्रवृत्ति भी लोगों की कम है, देना ही नहीं चाहते। तो आप देखते होंगे कि जो सरकारी व्यक्ति है वो 80,000 90,000 महीना कमाने वाला है, उसका भी टैक्स लग जाता है और निजी क्षेत्र में प्राइवेट जो काम कर रहे हैं उद्योग धंधे, वो बहुत सारा पैसा कमा के भी टैक्स नहीं देते हैं, यानी वो अपनी इनकम छुपा लेते हैं। तो कर वंचन का कारण ये माना कि यदि आप अधिक दरें रखेंगे टैक्स की, तो ज़्यादा लोग टैक्स चुराने की कोशिश करेंगे, यानी देंगे नहीं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊँची नहीं हों, तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। यानी टैक्स अधिक नहीं हो, तो लोग बचत करते हैं, यानी बैंकों में पैसा रखते हैं फिर, नहीं तो ब्लैक मनी बैंकों में तो रखेंगे कैसे? और लोग हैं वो अपनी आय छुपाते नहीं और उस पे निर्धारित टैक्स वो भी दे देते हैं यदि टैक्स की दरें कम हो तो। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। और उसी के लिए जो एक बड़ा सुधारात्मक कदम था जीएसटी, उसको हालाँकि उसमें पहले बात ये थी कि एक एक आपकी दर होगी, लेकिन फिर सरकार ने 4 प्रकार की दरें उसके अंदर की। अभी पीछे दरों को 1 दर कम कर दी गई है। वैसे तो 2 कम की गई है, लेकिन 1 ही कम हुई है। ये किस दिशा में कदम है कि कर संरचना को जटिल न बना जाए, आसान बना जाए, ताकि लोग अपनी आय पर तो हो ही रहा है, ये तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित जो कर हैं, वो भी लोग आसानी से चुकाएँ और उनको चुकाने में भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए जो ये कर सुधार किए जा रहे हैं, जीएसटी का भी हम पढ़ेंगे। अभी वस्तु एवं सेवा कर इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए, देखिए ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, आप चीज को समझो। ये अप्रत्यक्ष जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर तो क्या होता है? जो आपका इनकम पे टैक्स लगता है। इनकम चाहे किसी व्यक्ति की हो या किसी कंपनी की हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो तो है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष टैक्स। और अप्रत्यक्ष जो टैक्स है वो क्या है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। सेवाओं पर भी लगता है, देखो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो अच्छे, तो वहां पे रजिस्टर्ड है और यदि वो फॉलो करते हैं नियमों का, तो उसके अंदर भी आपको देखते हो कि बिल के अंदर एसजीएसटी सीजीएसटी, यानी स्टेट का और सेंटर का वो आपका जीएसटी कटता है। इसके अलावा भी आप जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीदते हो, तो उसके अंदर भी आपके 18% जीएसटी लगता है। तो ये सेवाएं तो है, यानी सेवाओं पर भी टैक्स लगता है और वस्तुओं पर भी टैक्स लगता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016 लेकर आई सरकार, जीएसटी अधिनियम 2016, जिसके अंदर अप्रत्यक्ष कर का ढांचा है वो पूरी तरह बदल दिया गया। तो ये 2016 में एक जीएसटी कानून पारित हुआ। ये कानून
जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। यानी अलग-अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के अलग-अलग टैक्स नहीं रहे हैं, अलग-अलग वस्तुओं पर बहुत सारी मतलब बहुत जटिल कर संरचना थी, जीएसटी से सुधार तो हुआ है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर ये जुलाई 2017 से लागू हुआ, ये आपको याद रखना है। एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार की नीति नीति के तहत इसको लाया गया था। अभी देखिए शुरुआत अभी पीछे आप देखेंगे 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 प्रकार की आपकी दरें थी जीएसटी की, जब लागू किया गया। इसके अंदर प्लस एक्स्ट्रा कुछ लगाया जाता था, जो लग्ज़री बड़ी थोड़ी का लंब 4 मीटर से लंबी कार आ गई या क टीवी की स्क्रीन साइज़ बड़ी हो गई या फ्रिज बड़ी क्षमता का फ्रिज हो गया। इस प्रकार की जो लग्ज़री आइटम थी, उसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता था सेस के रूप में। अब यहाँ सरकार ने दरों में सुधार कर दिया है। एक तो आपकी ये 12% वाली दर है, वो समाप्त कर दी है। पहले क्या थी 5, 12, 18, 28 और अब सरकार ने कर दी है 5, 18 और 40। 40 सिर्फ़ इन्होंने रखी है, जो आपकी अ, खतरनाक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक यानी शराब हो गया आपका, आपकी सिगरेट हो गई, उसके ऊपर रखा है या फिर लग्ज़री आइटम्स, यानी जो अभी मैंने आपको बताया बड़ी टीवी, बड़ी गाड़ी, बड़ा फ्रिज, है ना? इस प्रकार की जो लग्ज़रियस आइटम है जिसको आप आम जीवन के लिए ज़रूरी नहीं मान सकते, सिर्फ़ विलासिता की वस्तुएँ जिनको माना जा सकता है, उनके ऊपर सरकार ने 40% टैक्स लगाया है। बाकी मुख्य तौर पर अभी 2 प्रकार की ही दरें बची हैं, 5% और 18%। ये सिर्फ़ हानिकारक चीज़ों के लिए और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं या लग्ज़री आइटम है, उनके लिए 40% रखा है, बाकी 5 और 18 की हैं। यानी आपकी 12 और 28 वाली जो दरें हैं, वो अब खत्म कर दी हैं। इसी किताब में जो अपनी किताब थी अर्थशास्त्र वाली, उसके अंदर जीएसटी वाले में मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, उसमें शायद ऑप्शन गलत लगा हुआ है। उसकी व्याख्या ठीक लगी हुई है, उसकी दर आप देख लेना क्योंकि वो देखते ही समझ में आ जाता है। तो 1-2 बच्चों के मैसेज आए, मैंने कहा आपको पता तो चल गया, बोले चल गया। फिर भी मैंने बता देता हूँ अपनी उसके अंदर ऑप्शन में एक मिस्टेक है, वो आप ठीक कर लेना। आपको दर अब पता है कौन-कौन सी है। अभी 5, 18 और 40 यही दरें हैं। इसके अनुसार वो प्रश्न पूछा गया तो सिंपल सा आंसर है उसका, आपको समझ आ जाएगा। तो 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक 3 और 4 सितंबर को हुआ। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में हुई और जीएसटी का ये एक बड़ा सुधारात्मक कदम यहाँ पे उठाया गया। यानी काफ़ी सारे इसमें बदलाव किए गए, 2 दरें खत्म की गई, एक नई दर यहाँ पे शुरू की गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पढ़ के बताने की अब आवश्यकता नहीं है। इसमें करों में सुधार हो गया और किसमें सुधार हुआ उदारीकरण में? विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। रुपये का अवमूल्यन भारत के इतिहास में मुख्य तौर पर मोटे-मोटे तौर पर 3 बार हुआ है, यानी रुपये का अवमूल्यन किया गया। ये याद रखना आगे हमारे जो हम रिज़र्व बैंक वाला रुपये का चैप्टर है ना, उसके अंदर हम ये मुद्रा और साख वाला जो आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उसमें हम सारी डिटेल पढ़ेंगे, उसमें रुपये का अवमूल्यन के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी मुद्रा का क्या कर दिया गया? अवमूल्यन कर दिया गया। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि डॉलर के मुकाबले मुद्रा भारत की मुद्रा गिर रही है। यानी ₹1 के $1 के मुकाबले भारत की मुद्रा है वो 87 हो गई, ₹88 हो गई, इस प्रकार से। तो कई बार जानबूझकर भी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है भुगतान संतुलन के लिए। तो भारत सरकार ने क्या किया? रुपये का अवमूल्यन किया। यानी कि जो विदेशी विनिमय बाजार है, उसके अंदर जो भुगतान संतुलन का संकट है, उसको तात्कालिक निदान के लिए, वो कोई स्थायी उपाय नहीं है, नहीं तो कोई हर कोई कर ले। तो उसका तात्कालिक एक सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया? रुपये का अवमूल्यन कर दिया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण से सरकारी नियंत्रण मुक्त कराने की पहल की गई। देखो, विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि विदेशी मुद्रा जो यहाँ पे लाएगा, तो ₹1 में मान लो कि $1 के अंदर ₹50 आते हो और सरकार अवमूल्यन करके और उसका मान लो ₹60 कर दे। तो बाहर से जो पूँजी लेके आएगा, तो भारत में उसकी पूँजी बढ़ गई ना कि ₹1 के बदले 50 था, अभी 60 हो गया। ₹1 के मतलब जैसे अभी 88 है और सरकार अवमूल्यन करके 100 कर दे, तो विदेशी निवेश ज़्यादा आने की संभावना क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके भारत में ₹88 लग रहे थे, अब उसके कितने रुपए लग जाएँगे? 100 यानी वो उसी चीज़ों में, उसी पैसे में जो विदेशी मुद्रा है उसकी, उसी में कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएगा, कुछ ज़्यादा ज़मीन ले पाएगा, ज़्यादा उद्योग धंधे लगा पाएगा। यानी निवेश की उसकी जो रकम है वो बढ़ गई। तो इसलिए ऐसा किया गया था। तो इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। यानी सरकार का नियंत्रण इससे हटाया जाए और इसकी कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर ऊपर नीचे होने दी जाए।
अब फेरा और फेमा ये 2 हैं। पहले फेरा था, फिर फेमा आ गया। विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवहारों के रेगुलेशन के लिए 1973 में विदेशी विनिमय, इसके नाम देखो जरूर आपको याद रखने हैं। विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवहारों के रेगुलेशन के लिए विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में, विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवहारों के रेगुलेशन के लिए। फेमा क्या है? कभी आप पूरा नाम रखो, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम। 1999 में फेरा के स्थान पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। इसके प्रावधान फेरा की तुलना में उदार थे, यानी विदेशी विनिमय के अंदर भी आपका सुधार किया गया, इसके नियमों को उदार बनाया गया। व्यापार और निवेश में क्या सुधार किया गया? निवेश नीति में अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना तथा उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था, क्योंकि दूसरी कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके कारण उनके उत्पाद सुपीरियर साबित न हो जाए होंगे और उसका दबाव भारतीय उद्योगों पर पड़ेगा, तो इसके कारण वो सुधार करने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे और प्रतिस्पर्धी मार्केट में अपना स्थान बनाए रखने के लिए वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। यानी दूसरे देशों से वस्तु यहाँ पे नहीं आए, भारतीय उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ऐसी नीति अपना रही थी। अब क्या है कि मार्केट ओपन करना है, तो आसानी से दूसरी जो कंपनियां हैं, दूसरे देशों से चीजें भी आएंगी, वस्तुएं आएंगी और सेवाओं का भी निर्यात होगा और भारत आकर भी बहुत सारी कंपनियां काम करेंगी उदारीकरण के बाद में, जिसके कारण मार्केट प्रतिस्पर्धी होगा, लेकिन भारतीय उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा, उन्हें अपने अंदर सुधार करने पड़ेंगे। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। अब अब भारत में अब क्या हुआ? अभी इसके कारण सुधार हुआ, उसके कुछ नकारात्मक जो इफ़ेक्ट हुए, उसके सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य क्या थे? आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। कि कितना आयात हो, किसी का कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, उस पर अब रोक नहीं लगानी। सरकार कोई बैरिकेड नहीं लगाएगी कि इससे अधिक आयात नहीं करेंगे, इससे अधिक निर्यात नहीं करेंगे। सरकार ने इस सेक्टर को ओपन छोड़ने का निर्णय किया। प्रशुल्क दरों में कटौती, यानी जो आयात शुल्क है, दूसरे देशों से वस्तुएँ आती हैं और जो आपका इम्पोर्ट का टैक्स है, वो कम किया जाए ताकि भारत में आने के बाद वो वस्तुएँ हैं, वो ज़्यादा महँगी नहीं हो। ये तो हमेशा ही, अभी देखो भारत और ट्रम्प या अमेरिका के बीच में जो विवाद है, आर्थिक विवाद चल रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी हैं जिसके ऊपर भारत सरकार है, यानी भारत में आयात शुल्क अधिक लिया जाता है। जिसके कारण कई चीज़ों पर तो 100-100% आयात शुल्क लिया जाता है। वो क्यों किया गया है? कि उन सेक्टर में जैसे खास तौर से आप सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि को लेकर। अमेरिका चाहता है कि जो कृषि और डेयरी के उनके उत्पाद हैं, यानी वहाँ की जो फसलें हैं, वहाँ की जो फ्रूट्स हैं या वहाँ के जो डेयरी उत्पाद हैं, वहाँ का जो दूध है, घी है, उसके लिए भारत अपना मार्केट और मतलब आयात शुल्क कम कर दे। जबकि भारत का आयात शुल्क बहुत अधिक है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि भारत अपने किसानों के लिए और भारत के जो पशुपालक हैं, उनको संरक्षित रखना चाहता है। क्योंकि वहाँ पर सरकार, अमेरिका के अंदर सरकार किसानों और पशुपालकों को बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी देती है, यानी लाखों की संख्या में सब्सिडी देती है, बहुत बड़े स्तर पर। यानी जिसका आप आंकड़े पढ़ना इंटरनेट के ऊपर, आप चकित रह जाएँगे कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में सरकार सब्सिडी देती है खेती करने के लिए। तो वहाँ उनकी उत्पादन लागत एकदम कम हो जाती है और वो कम कीमत पर भी चीज़ें बेच सकते हैं। और भारत के किसानों की उत्पादन लागत ज़्यादा है, सब्सिडी यहाँ पर बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पे उत्पादन लागत ज़्यादा है और उनका मुनाफ़ा भी कम है। तो यदि भारत से आगे डेयरी प्रोडक्ट और जो अ, खेती में जो खेती के जो उत्पाद हैं, उनकी यदि कम कीमत पर यदि भारत में आ जाएँगे, क्योंकि आयात शुल्क कम कर देंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका का दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे वहाँ के और प्रोडक्ट हों, वो सस्ते पड़ेंगे। अगर सस्ते पड़ेंगे तो लोग क्या है कि हम तो देखो जैसे चाइना का भी हम लोग खरीद रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हैं, सभी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं और लोगों के पास इतना अधिक पैसा भी नहीं है कि वो भई महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें। तो यदि भारतीय वस्तुएँ, चाहे वो खाद्यान्न हो या और फल-फ्रूट हो या डेयरी प्रोडक्ट हो, वो महँगे होंगे और अमेरिका के सस्ते होंगे तो लोग उनके खरीदने लग जाएँगे, जिसके कारण भारत के किसानों और पशुपालकों को बहुत अधिक नुकसान होगा। इसी के कारण वो व्यापार वार्ता भी चल रही है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर। तो प्रशुल्क दरों में कटौती की जाए, यानी जिस प्रकार जो आयात शुल्क है वो कम किए जाएँ, ताकि दूसरे देशों की वस्तुएँ यहाँ पे आ सके, दूसरे देश यहाँ पे आराम से अपनी चीज़ें बेच सकें।
आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरणीय संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो हमने पढ़ी ली थी, यानी जो हानिकारक और खतरनाक सेक्टर हैं उनको छोड़कर, या जो बहुत अधिक सेंसिटिव सेक्टर हैं उनको छोड़कर बाकी सब में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया समाप्त की जाए। वस्तुओं के आयात में भी छूट दी जाए, उनके रेगुलेशन भी इस प्रकार से किए जाएँ कि आयात में आसानी हो और शुल्क भी कम लगे, सीमा शुल्क भी कम लगे। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। यानी आयात शुल्क भी कम कर दिया और कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित भी मात्रात्मक प्रतिबंध है। उसकी मात्रा है, कितनी मात्रा उसकी आयात कर सकते हैं, उस पर भी तो उसके मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए हैं। ध्यान रखना आप, क्योंकि आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि भारत इतना-इतना टैक्स लेता है दूसरे देशों से। तो मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त यानी कितनी भी मात्रा में आप यहाँ पे आयात कर सकते हैं, लेकिन शुल्क अभी भी बहुत कुछ चीज़ों के अंदर, और जिसके अंदर जो आपका डब्ल्यूटी है, विश्व व्यापार संगठन, उसके अंदर विवाद भी चलते रहते हैं, अलग-अलग चीज़ों के। क्योंकि चलो उसमें आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये सारा फिर बहुत लंबी चल जाएगी। ये आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, इसको लेकर भी विवाद चलता है अंतर्राष्ट्रीय। जैसे देश के अंदर तो राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम उस चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि इससे अगला चैप्टर ही आपका वही है। विश्व व्यापार संगठन का। तो मात्रात्मक प्रतिबंधों से कृषि और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं भूल जाऊँगा फिर। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। हम भूल जाते हैं ऐसे ही लाइन और पूछ ले कब मुक्त किए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। यानी भारत की में बनी वस्तुएं दूसरे देशों में जाएंगी। भारत सरकार ने निर्यात शुल्क हटा दिया ताकि दूसरे देशों की वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, यानी चीजें यहाँ से ही महंगी होकर नहीं जाए, वहां तो उनकी कोई आयात शुल्क या कुछ लगेगा वो लगेगा, ताकि दूसरे देशों में भी भारत की चीजें बिक सकें। उदारीकरण से लाभ। अब उदारीकरण के क्या-क्या लाभ हैं? बहुत आसान है। आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उसके औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में तेजी आई है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और उदारीकरण के बाद में वृद्धि दर भी आप देखें, तो पहले इसकी तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ती रही है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, क्योंकि एक-एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ काम करने लगी हैं, विदेशी कंपनियाँ आने लगी हैं, तो आपकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है और उत्पादकता और गुणवत्ता बेहतर हुई है कंपनियों की। उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, अलग-अलग प्रकार के विकल्प मिलते हैं, गुणवत्ता अच्छी मिलती है, सस्ती दरों पर वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ है, विदेशी कंपनियों और आने के कारण उनकी टेक्नोलॉजी जो है, उनकी न जो तकनीक है, जो प्रबंधकीय क्षमता है, उनकी जो प्रबंधन की जो पद्धतियाँ हैं, उसका लाभ भारतीय उद्योगों और भारत के जो व्यापारी हैं, उनको मिला है। रोजगार सृजन, नए उद्योग, सेवा व आईटी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर नौकरियां बढ़ी हैं। वैश्विक अर्थ भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हुआ है, वैश्वीकरण का प्रभाव मान लो इसको साथ में। औद्योगिकरण से हानि क्या हुई है, ये मैं बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। आय में असमानता, अमीर-गरीब के बीच आय, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। विदेशों पर निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आयात हो रहा है, तो आयात पर अधिक निर्भरता के कारण देश की आत्मनिर्भरता में, जिसके कारण सरकार आत्मनिर्भर अभियान और इस प्रकार की जो योजनाएँ बनाने का प्रयास करती है। घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि विदेशों की जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं, वो प्रभावित हुए हैं और वो उनकी जो टेक्नोलॉजी और उनकी उत्पादन क्षमता है, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। सांस्कृतिक प्रभाव, उपभोक्तावाद बढ़ा है, यानी पहले जिस प्रकार की हम बहुत ही नॉर्मल वस्तुओं से काम चला सकते थे, और कई वर्षों 20-30 साल पहले यदि आप देखेंगे या उदारीकरण के दौर से पहले का आप दौर देखेंगे, तो आप देखते होंगे कि गाँव के अंदर जो अधिक धनी थे और जो गरीब थे, उनके भी रहन-सहन की संस्कृति में कोई बहुत अधिक बड़ा अंतर नहीं होता था। लेकिन अब आपको दिखाई देता है कि आपकी गाड़ी हो, मोबाइल हो, कपड़े हों और भी बहुत सारी चीज़ें, घर है, हर चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा खर्च करने लगे हैं लोग। तो उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी लोग अब तो उधार लेकर कर्जा पीने वाली बात हो रही है। और कुटीर उद्योग इससे अच्छा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, वेस्टर्नाइज़ेशन हुआ है देश का, पाश्चात्यकरण हुआ है, क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है। जैसे शहरी और विकसित राज्यों तक ही इसके लाभ सीमित, यानी गाँवों को इसका लाभ नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े ही रह गए, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत अधिक उद्योग धंधों की स्थापना हुई और वो विकसित हो गए। आर्थिक संकट की संभावना बढ़ी रहती है, यानी दुनिया के अंदर कहीं भी हलचल होती है, कहीं भी आर्थिक संकट आता है, तो उससे भी, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, तो उस संकट का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था को भी करना पड़ता है। महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न कंपनियां, सभी के नाम नहीं याद रखे जा सकते, लेकिन महारत्न कंपनियां आप देख लो कि कौन-कौन सी हैं और वर्तमान में नई कौन सी बनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, हालांकि इनमें से कई पूर्णतः सरकारी नहीं है, विनिवेश के माध्यम से इसके अंदर हिस्सेदारी कुछ बेची गई है, लेकिन फिर भी इनके अंदर अधिक हिस्सेदारी सरकार की है, जिसके कारण ये सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इन्हें महारत्न, लघुरत्न और नवरत्न और लघुरत्न घोषित कर दिया। यानी इनके ये बता दिया कि इतना टर्नओवर यदि आपका होता है, इतना आपका ये सिस्टम है, इतनी बड़ी हो जाएगी, तो उसको महारत्न हो जाएगी, ये मिनी रत्न हो जाएगी, नवरत्न मतलब उनकी ग्रेडिंग। तो वो कोशिश करें कि मिनी रत्न है, वो नवरत्न में शामिल हो, नवरत्न है, वो महारत्न बनने की कोशिश करें, इस प्रकार से। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्ता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। यानी सरकार अपना हस्तक्षेप कम कर रही है, उनको छूट दे रही है, जो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसके लिए फिर बाद में ये जो कैटेगरी है, ये डिवाइड की गई। वर्तमान में देश में 14 महारत्न व 26 नवरत्न कंपनियां कार्यरत है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब की स्थिति है। और 14वीं महारत्न और 12वीं 13वीं आप जरूर याद रख लेना। महारत्न कंपनियां कौन-कौन सी हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अगस्त 2023 में बनी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो आपकी HAL जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, ये अक्टूबर 2024 में बनी है। तो इनको आप याद रखना, ये लास्ट में कौन-सी बनी है, 14वीं कौन-सी बनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखो इनके नाम तो आप 2-4 बार पढ़ोगे तो भी याद होंगे। अब इसके अंदर कोई ऐसी ट्रिक तो है नहीं कि मैं आपको बता दूँ। और नवरत्न देखिए नई बनी है कंपनियाँ। मार्च 2025 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मार्च 2025 वाले ये याद रखना और ये 14 वाला ज़रूर याद रखना। या आप ये भी पूछ लेते हैं निम्न 4 में से कौन-सी महारत्न नहीं है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी, आप रेलवे की टिकट वगैरह बुक करते होंगे तो आपने नाम सुना होगा आईआरसीटीसी का, तथा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे से जुड़ी हुई दोनों कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। ये क्रमशः देश की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बनी हैं। तो ये आप बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे तरीके से याद रखें। इसके बाद में बात करते हैं निजीकरण की। आपका उदारीकरण हो गया, उम्मीद करता हूँ ठीक से समझ गए होंगे। और देखो पढ़ाते समय ये भी लगने लग जाता है कि ये तरीका इस प्रकार से ठीक चल रहे हैं क्या? या अभी इतना बड़ा वीडियो होगा, बच्चे अभी तक टिके हुए भी हैं क्या नहीं? क्योंकि वो दिखता है उसके अंदर कि कितनी देर को लोग देख रहे हैं, यानी एवरेज उसका निकल के आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं और लास्ट में देखते हैं कि लोग इस पे 5 ही मिनट इसको देख रहे हैं, एवरेज। हालाँकि कुछ बच्चे उसमें से पूरा 60-60 मिनट का देखते हैं, लेकिन कई देखते बंद कर देते हैं, कोई 2-4 मिनट देख के बंद कर देता है। तो जब उसका रेशियो कम दिखाई देता है ना कि ये तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं बना रहा, या क्या सुधार करें? कई बार छोड़ देता हूँ मैं सीरीज़ें बीच में, वो रहता है। तो मुझे बताना कि आप इस वीडियो ये इतना बड़ा हो गया तो यहाँ निजीकरण तक कौन-कौन आया है? बताना कि सर हाँ, मैं यहाँ तक देख रहा था। निजीकरण वह प्रक्रिया है, और एक ये भी आप ध्यान रखो कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो साल है, अंत होने वाला है और इस साल के अंत तक 2 लाख हो जाएँ तो एक माइलस्टोन नया बन जाएगा। निजीकरण वह प्रक्रिया है, हमने बात की थी कि सरकारी स्वामित्व वाली जो भी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, उनको निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देना, निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना, वो निजीकरण कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। इससे सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और निजी क्षेत्र का प्रभुत्व बढ़ता है। ये राष्ट्रीयकरण का विपरीत है। जैसे इंदिरा गांधी के समय आपने देखा था और उसके बाद में भी आपने देखा कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी जो प्राइवेट बैंक थे वो सरकार ने अधिग्रहित कर लिए, यानी उनको सरकारी बना दिया गया। ये इसके विपरीत है। उसमें क्या है, निजी को सार्वजनिक बनाया जा रहा है, यहाँ सार्वजनिक को निजी बनाया जा रहा है। ये उसका विपरीत है। यानी निजीकरण किसका विपरीत है? राष्ट्रीयकरण का विपरीत है। ये भी आप बात रखें। ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीयकरण का विपरीत है। ठीक है ना? ये पॉइंट आप याद रखें। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। कैसा? कि किस प्रकार से सरकारी कंपनियां निजी में परिवर्तित हो रही हैं? सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। सरकार उसकी पूरी तरीके से बेच दे, उसके मैनेजमेंट से लेके और उसका जो मालिकाना हक है, वो भी सौंप दे।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। यानी एक में तो क्या है कि सरकार मैनेजमेंट और मालिकाना हक है, स्वामित्व दूसरे को दे दे, यानी 50% से अधिक निवेश करवा के मालिकाना हक उसको दे दे, सरकार की कुछ हिस्सेदारी बचे। और एक ऐसा है कि सरकार पूरी को ही सौंप दे। और फिर विनिवेश की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, विनिवेश क्या होता है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। यानी उसके कुछ हिस्से बेच दिए जाते हैं। चाहे वो शेयर धारक जनता भी हो सकती है, वो शेयर धारक निजी फर्म है। यानी आप जो शेयर बाजार का सिस्टम देखते हो, उसके अंदर शेयर खरीदना मतलब आप किसी कंपनी का अंश खरीद रहे हो। तो उस कंपनी के इतने अधिक शेयर होते हैं कि यदि आप कुछ राशि खरीदेंगे तो 0.00001% उसकी इक्विटी आपके पास होती है। जबकि आप देखते हो कि किसी के पास 19% हिस्सेदारी होती है, बड़े जो होते हैं, किसी के पास 26%, तो वो उनके डायरेक्टर बोर्ड में आते हैं, या जिसके पास सबसे ज़्यादा हो, उसके मतलब एक प्रकार से शेयरधारकों में सबसे बड़ा समूह हो तो उसको सीईओ की ज़िम्मेदारी मिलती है, बहुत सारी इसके अंदर ऐसी चीज़ें। तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावी होगा। यानी इसमें यदि सरकार इसमें विनिवेश देगी तो पैसा आएगा इसको सुधारने के लिए, और प्रबंधन यदि उसका सौंपती है तो निजी क्षेत्र के हाथ में देने से उसका प्रबंधन की क्षमता बेहतर होगी। या फिर जो ये जो निजी पूंजी आएगी, क्योंकि व्यक्ति निवेश करेगा उसके अंदर, तो वो जो पूंजी आएगी उसके कारण उसका जो क्वालिटी है, उसका जो विस्तार है वो करने में सहायता मिलेगी, क्वालिटी बढ़ाने और विस्तार करने में। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी दूसरे देशों से भी एफडीआई के तहत यहाँ पे निवेश आएगा, और जिसके कारण इन उद्योगों का स्केल भी बढ़ेगा, देश के पास विदेशी मुद्रा भी आएगी। निजीकरण के प्रकार और विधियां। निजीकरण को विभिन्न तरीकों से क्रियान्वित किया जाता है। भारत में अपनाएगी कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार है। निजीकरण के प्रकार, जैसे मैंने आपको ये समझाया था, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सबसे सामान्य तरीका है जिसमें सरकार किसी सार्वजनिक उद्यम में अपनी हिस्सेदारी निजी संस्थाओं को सौंप देती है। अब वो सरकार पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जैसे पीछे सरकार ने कोई पूरा भी बेच देती है, ये विनिवेश का माध्यम है। जैसे सरकार ने एलआईसी के संबंध में कुछ फैसले किए थे, जिसका एक बार विवाद भी काफी ज्यादा हुआ था। अब विनिवेश में भी मुख्य तौर पर कौन से हैं? अल्पांश विनिवेश, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या है? सरकार 50% से कम हिस्सेदारी यदि बेचती है तो उसको क्या कहेंगे? अल्पांश विनिवेश। तो 50% से ज्यादा सरकार के पास रहेगी तो स्वामी, यानी जिसके पास अधिक 50% से ज्यादा होगा वो उसका मालिक होगा। यानी मालिक सरकार ही बनी रहती है, लेकिन उसमें 49% तक की हिस्सेदारी वो बेच देती है। यानी 50% से कम 49.9 भी हो सकता है वो। रणनीतिक विनिवेश ये क्या है? कि अपनी बहुमत हिस्सेदारी, यानी आमतौर पर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी यदि सरकार बेच दे तो स्वामित्व और प्रबंधन है वो निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाता है। पीछे वो लाइन आई थी ना कि स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का ये मतलब नहीं है कि सरकार ने पूरा ही उसको छोड़ दिया। सरकार उसकी अभी भी एक हिस्सेदार बनी हुई है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी क्या हो गई? 50% से कम हो गई सरकार की, और निजी क्षेत्र को सरकार ने 50% से ज्यादा हिस्सेदारी दे दी, और पूरी भी बेच सकती है सरकार। भारत में ये सबसे लोकप्रिय मार्ग बन गया है, जहां सरकार क्या कर रही है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी निजी क्षेत्र को प्रबंधन और स्वामित्व सौंप रही है 50% से अधिक हिस्सेदारी देकर। ठेकाकरण, कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग। इस पद्धति में सरकार कुछ सार्वजनिक सेवाओं को निजी फर्मों को ठेके पर देती है, जबकि स्वामित्व और अंतिम जवाबदेही सरकार के पास बनी रहती है। यानी आप रेलवे वगैरह में भी देखोगे, कैटरिंग वाली और ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सब लोग ठेके पे काम करते हैं। इस प्रकार से और बहुत सारी संस्थाओं में भी आप देखोगे कि सरकारी हैं संस्थाएं, लेकिन ठेका पद्धति पे चल रही है। प्रबंधन अनुबंध, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें किसी सार्वजनिक उद्यम का प्रबंधन किसी निजी फर्म को सौंपा जाता है, जबकि स्वामित्व सरकार के पास। यानी इसमें सिर्फ मालिक तो सरकार ही है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसका प्रबंधन है वो निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, पीपीपी मॉडल। यानी यह सरकार और निजी कंपनियों के बीच एक सहयोग है, जहां वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए जोखिम और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। भारत में हवाई अड्डों का मुद्रीकरण इसी मॉडल पर आधारित है। यानी और मैं उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए कि सरकार ने जमीन एक्वायर की, फिर सरकार के ने उस पर रेलवे लाइनें बिछाई, फिर सरकार ने ट्रेनें चलाई, और फिर उस पर यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चलाए तो हो सकता है सरकार उनको चलाने का मौका दे दे, या जमीन एक्वायर करके लाइनें सरकार ने चलाई हैं और निजी क्षेत्र को रेल चलाने की अनुमति दे दे। इस प्रकार का, यह सरकारी स्कूल है,
और इमारतें सरकार की, ज़मीन सरकार की और सरकार है, वो पूरा का पूरा जो स्कूल है, उसका जो स्टाफ है, उसको क्या कर दे, प्राइवेटाइज़ कर दे मतलब उसको निजी क्षेत्र को सौंप दे कि अभी आप चलाइए, उसका प्रबंधन इस प्रकार से सौंप दे। तो ये आपका पीपीपी मॉडल कहलाता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी रहती है। विनियमन विमुक्ति, डीरेगुलेशन क्या हो गया? डीरेगुलेशन इसमें उन कानूनी बाधाओं को हटाया जाता है जो पहले राज्य के एकाधिकार वाले उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को रोकती थी, जैसे दूरसंचार और विमानन क्षेत्रों में हुआ। विनियमन यानी डीरेगुलेशन करना, यानी वो क्षेत्र जो हमने पहले बात की थी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिसमें सिर्फ सरकारी संस्थाएं काम कर सकती थी, वो निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। जैसे विमानन क्षेत्र में हुआ, दूरसंचार क्षेत्र में हुआ। शुरू शुरू में बीएसएनएल थी, फिर निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी गई। तो आप देखते हैं कि बीएसएनएल तो बहुत पीछे रह गई, निजी क्षेत्र ही निजी क्षेत्र दिख रहा है। ऐसे ही आप विमानन कंपनियों में देखें तो एयर इंडिया थी, उसके बाद में निजी क्षेत्र की कंपनी आती गई और एयर इंडिया पिछड़ती गई और एयर इंडिया भी निजी हो गई। अब तो सार्वजनिक बचा ही नहीं कुछ। निजीकरण का उद्देश्य क्या है? निजीकरण के लाभ क्या है? निजीकरण की हानियां क्या है? ये पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है? गैर रणनीतिक क्षेत्रों से सरकार को दूर कर प्राथमिक क्षेत्रों में संसाधन आवंटित करना है। यानी सरकार की पूंजी और सरकार का जो ध्यान है, वो गैर रणनीतिक क्षेत्रों से हटाकर मूलभूत जो जनता की ज़रूरतें हैं, उन पे सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। अन्य चीज़ों से सरकार का ध्यान हट जाएगा, वो निजी क्षेत्र सँभाल लेगा। तो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना जिसके अंदर आपकी सड़कें, रेल लाइनें, पोर्ट्स हवाई अड्डे, ये चीज़ें सरकार अच्छे तरीके से उनका मैनेज कर पाएगी। कम चीज़ें रहेंगी तो। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों पर फंसे ऋण और खर्च में कमी लाना। यानी सरकार से एयर इंडिया को बेचने का यही तो कारण है। सरकार लगातार कर्ज ले रही है, एयरलाइन घाटे में चल रही है, सरकार कर्ज लेकर चुका रही है पैसा, यानी नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ हो नहीं रहा, उसको निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। तो उसका जो ऋण है और वो खर्च है, क्योंकि वो ऋण जो कंपनी खरीदेगी वही चुकाएगी, फिर उसी हिसाब से डील होती है और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई गई पूंजी और जोखिम निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करके निजी प्रबंधन में दक्षता लाना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी तो लगा दी, लेकिन उसका प्रबंधन ठीक तरीके से हो नहीं रहा है और जोखिम है, तो वो निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए ताकि सरकार उस जोखिम से बच जाए और सरकार को राजकोषीय घाटा नहीं हो। सरकार की जो लोगों के द्वारा जो आय, जो इनकम टैक्स या अन्य जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जीएसटी वगैरह से जैसे भी सरकार जो जनता से कर इकट्ठा कर रही है, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सरकार ऐसे बेच सकती है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना। कि निजी क्षेत्र में भी को भी यदि शामिल किया जाए सभी प्रकार के उत्पादन क्षेत्र के अंदर, तो उससे क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा, चीज़ों की कमी नहीं रहेगी और जो राष्ट्र की आवश्यकताएँ और प्राथमिकताएँ हैं, वो तेज़ी से पूरी होंगी। जैसे सर स्कूलों में आप देखें, तो सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट भी हैं। इसी प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। वो किस लिए? कि सरकारी क्षेत्र के स्कूल इतनी बड़ी संख्या में सरकार स्कूल नहीं खोल सकती, इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक नहीं लगा सकती, इस पूरे देश के बच्चों को पढ़ा सके, तो निजी क्षेत्र के को भी अनुमति दे रखी है कि वो स्कूलों की स्थापना करें। इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स का सीन है। देश की आवश्यकता और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार और पूंजी बाजार को विकसित करना, नए निवेशकों के लिए अवसर बढ़ाना, उदाहरण आईपीओ द्वारा आम निवेशक तक शेयर पहुंचाना, उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी पूंजी बाजार को विकसित करना। आजकल पूंजी कैसे जुटाते हैं? आईपीओ आते हैं शेयर बाजार में, आपने सुना होगा नाम, हालांकि हो सकता है पढ़ने वाले बच्चे उसकी डिटेलिंग इतनी नहीं पढ़ते होंगे। तो आईपीओ लाया जाता है किसी कंपनी का, यानी उसके उसके जो स्वामित्व है उसको मान लो कि बहुत सारे हिस्सों में विभाजित कर दिया और उसके एक हिस्से का एक शेयर का दाम रख दिया, 50 रुपए, 70 रुपए, जो भी, उसका आईपीओ लाया जाता है और लिस्टेड होता है, फिर उसके अंदर लोग खरीदारी करते हैं, तो उसके अंदर किसी को शेयर मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते, शुरू में ऐसा ही सिस्टम होता है और फिर उसका यदि उसकी उस प्रकार की क्षमता है, वैल्यू है उस कंपनी की, वो लाभ में रहती है, तो उसके शेयरों की कीमत बढ़ती है, नहीं तो नीचे गिर जाती है इस प्रकार से। तो पूँजी आती है इसके माध्यम से, मतलब निवेश लोग करते हैं, वो पैसा स कंपनी के पास निवेश के लिए उपलब्ध रहता है, तो अपना स्केल वो एक्सपेंड करने में काम में ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को बढ़ाना और नए-नए निवेशक में भाग लें, ये सारी चीजें पूंजी बाजार में वृद्धि के लिए। निजीकरण के पक्ष में मुख्य तर्क, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। पहला तर्क सबसे मजबूत किया जा जाता है, दक्षता बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि निजी क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष लाभ आधारित काम करता है, तो इसलिए वो मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से करता है और कम खर्चे करता है और अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करता है। बुनियादी तर्क यह है कि निजी कंपनियां लाभ उन्मुख होती हैं, यानी उनको लाभ चाहिए, जिससे उनमें कुशलता को कम करने और उत्पादकता को अधिकतम करने की अधिक प्रेरणा होती है। इसके विपरीत राज्य संचालित उद्योगों में अक्सर नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण कार्य प्रदर्शन है वो खराब रहता है।
यानी राज्य संचालित उद्योगों में जो सरकारी जो संस्थान है, उद्योग हैं, उसमें अक्सर नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण यानी एक तो प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण है, क्योंकि उसका खुद का नहीं है। देखो, किसी का खुद का नुकसान हो रहा हो, वो ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, सरकारी च किसी भी प्रकार की संस्था हो, उसके नुकसान का कारण क्या है कि उसमें लोगों का निजी लाभ तो है नहीं। वो इस प्रकार से मान लेते हैं कि अपनी तो एक नौकरी है, वो कर रहे हैं, लाभ कम-ज़्यादा हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी ने निजी स्कूल खोल रखा है, वो यदि उसके स्कूल में अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ा रहे या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगले साल उसके एडमिशन कम होंगे तो उसका लाभ कम होगा, तो वो अतिरिक्त ज़ोर लगाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सरकारी जॉब मिलने के बाद में जैसे अभी आप हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं नौकरी लग जाऊँगा और उसके बाद में मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा बच्चों को, ये सभी के मन में सोच होती है। लेकिन धीरे-धीरे लोग ऐसे ढर्रे में बढ़ जाते हैं कि उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो और किसी भी प्रकार का ऑफ़िस हो, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो। ये कोई ये सब भ्रष्ट बनने के लिए थोड़ी जाते हैं, लेकिन सिस्टम के अनुसार लोग ढल जाते हैं और फिर पैसे के लोभ लालच में पड़ जाते हैं या फिर काम चोरी करने लग जाते हैं। शिक्षा या किसी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं भी है, तो काम चोर हो जाते हैं लोग, ठीक तरीके से काम नहीं करते। तो लेकिन निजी क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं चलता, वो निकाल देंगे। तो प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, सरकारी नौकरशाही, सरकारी डिसीज़न लेने में देर कर देती है या डिसीज़न लेने का तरीका दूसरा होता है, डिले हो जाती है। तो उसके कारण जो है ये एक इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है निजीकरण में कि यदि आप प्राइवेटाइज़ेशन करोगे, तो ये उसमें ये लाभ होंगे। सरकारी राजकोषीय बोझ में कमी, यानी जो घाटे में चल रही संस्थाएँ हैं, जिस पर सरकार जनता के पैसे को खर्च कर रही है, वो दुरुपयोग उसका रुक जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बनाए रखने में अक्सर सरकार को भारी लागत वहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो घाटे में चल जाती हैं, फिर उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है, जिसे करदाताओं के पैसे या सार्वजनिक ऋण से वित्त पोषित किया जाता है। यानी उसमें फिर पैसा डाला जाता है, करदाताओं का पैसा है, सरकार के बजट के माध्यम से या फिर सार्वजनिक जो ऋण है, उसके माध्यम से। इन उद्यमों का निजीकरण करके सरकार इस वित्तीय बोझ को कम कर सकती है। यानी सरकार पर एक भार हट जाएगा, जैसे एयर इंडिया वाले मामले में हुआ, जिससे राजकोषीय घाटा घटता है और कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि पर अधिक व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। यानी सरकार का जो पैसा बचेगा वो सरकार जन कल्याणकारी अन्य योजनाओं में खर्च कर पाएगी। प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा, निजीकरण राज्य के एकाधिकार को समाप्त करके बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। यानी बाजार में एक और प्राइवेट कंपनी हो गई, तो क्या कारण क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो लोग अपनी क्वालिटी पे काम करेंगे, कीमतें थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे। यह प्रतिस्पर्धी माहौल व्यवसायों को बेहतर उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यानी नई-नई चीज़ें, नई-नई खोजें वो करते रहेंगे और अंततः उपभोक्ताओं को उसका लाभ होता है। पूंजी प्रवाह और निवेश में वृद्धि, जिसको भी आप हेडिंग बना लेना। पूंजी प्रवाह और निवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। निजीकरण घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या कर दिया मैंने? चलो ठीक है। के लिए नए द्वार खोलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रभाव बढ़ता है। ये तकनीकी प्रगति और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जो देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर पैसा जब आएगा किसी उद्योगों के अंदर, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, नई खोज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसके कारण देश अंततः आर्थिक वृद्धि देश की होगी। विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? सामाजिक कल्याण और समानता पर प्रभाव। आर्थिक असमानता बढ़ती है, यानी निजीकरण के कारण बहुत सारे उद्योग धंधों जो कि स्थापित हुए, जो कंपनियां बनी, उसका जो लाभ हुआ, क्योंकि वो उन्होंने वेतन कम दिए, है ना? उन्होंने कीमतें लागत की तुलना में अधिक मूल्य वसूला। इसके कारण जो लाभ हुआ उसका वो जो ज़्यादातर है वो खुद के पास ही उनके पास चला गया। जबकि सरकारी कंपनी हो और उसको लाभ हो तो उसका सरकार समाज कल्याण में उसका इस्तेमाल करती है। यानी यहाँ पर अमीर कुछ लोगों के हाथ में बहुत अधिक पूँजी हो गई और लोग बाकी जो अधिकांश जो देश की जनसंख्या है वो गरीब ही रहे। ये बात होगी, रोज़गार सुरक्षा की हानि होती है। यानी निजीकरण अक्सर दक्षता बढ़ाने के लिए छँटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के माध्यम से नौकरियों के नुकसान का कारण बनता है। यानी निजी क्षेत्र से कब भी निकाला जा सकता है। थोड़ा बहुत भी यदि घाटा हो या अपनी जो परिचालन क्षमता है उसको कम करने के लिए वो क्या कर देते हैं, छँटनी कर देते हैं कि 2000 कर्मचारी निकाल रहे हैं, 500 निकाल रहे हैं। जबकि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो ये एक हानि मान सकते हैं। निजी एकाधिकार का जोखिम कि यदि एक किसी भी क्षेत्र के अंदर एक कंपनी सरकारी है और उसमें 3-4 प्राइवेट कंपनी है और इस सरकारी कंपनी भी अच्छे से काम कर रही है, तो उन प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर लगातार दबाव बना रहेगा, क्योंकि सरकार को तो बहुत अधिक लाभ अर्जित करना नहीं है, मतलब अनैतिक लाभ अर्जित नहीं करना है। तो सरकारी उन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी दबाव रहेगा कि वो अपनी कीमतें
स्थिर रखें, यानी बहुत अधिक नहीं बढ़ाएँ और उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। लेकिन किसी क्षेत्र में सरकार की कंपनी है नहीं, सभी निजी कंपनियाँ हैं, तो वो क्या कर लेती हैं आपस में गुटबंदी कर लेती हैं और उसी तरीके से वो कीमतों का निर्धारण करके अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करती हैं। जैसे बीएसएनएल ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण आप देख रहे हैं कि जियो एयरटेल की जो गुटबंदी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से फैसले लेते हैं। लेकिन यहीं पर यदि बीएसएनएल का भी नेटवर्क इसी प्रकार का हो, उसमें भी 4G, 5G सेवाएँ समय पर आ गई होती और तो इस प्रकार और सरकार अच्छे तरीके से उसको प्रबंधन सँभालती, तो वो कोई भी सरकार हो, बीएसएनएल आज से नहीं 2000 के समय से ही जब शुरुआत में शुरुआती दौर में था, तब से ही शुरू-शुरू में तो क्या है कि वही कंपनी तो वही चलती थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे इसमें निजी क्षेत्र आया, तो उसका जो प्रबंधन है, वो 2007-8 के बाद में बहुत ही ढीला चला है बीएसएनएल का और जिसके कारण घाटे में है और ऐसी स्थिति है कि बीएसएनएल का नेटवर्क है, फिर उसको 4G, 5G स्पेक्ट्रम भी नहीं मिले समय पे, इसके कारण वो पिछड़ती गई और निजी क्षेत्र की मोनोपोली हो गई। ये आपके सबके मेरे सामने है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। और जब कोई भी 2-3 कंपनियाँ किसी सेक्टर में बचेंगी, तो वो आपस में कर लेती हैं कि इतना बढ़ा दो, 30 दिन का महीना 28 दिन का कर दो, रिचार्ज इतने-इतने बढ़ा लो। तो आप देखते हैं कि बराबर-बराबर 20%, 20-20% बढ़ा दिया, 30-30% बढ़ा दिया। तो ये मोनोपोली की संभावना बढ़ जाती है, निजी एकाधिकार का जोखिम बढ़ जाता है। राष्ट्रीय स्वायत्तता प्रभावित होती है, क्योंकि विदेशी निवेश बहुत अधिक आता है, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर विदेशी पूँजी आ जाती है, देश की स्वायत्तता प्रभावित होती है। यानी उन कंपनियों और उन देशों की जो पैसा यहाँ पे लगा है, तो उसके कारण देश की आर्थिक नीतियाँ भी प्रभावित होती हैं और बाहरी प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता है। देशी उद्योग विदेशी कारोबारियों के दबाव में आ सकते हैं। नीतिगत पक्षपात, निजीकरण में मजबूत लॉबिंग से नीति प्रभावित होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सरकारों पर निरंतर ये आरोप लगता रहता है कि वो कुछ विशेष कंपनियों या व्यक्तियों को अधिक लाभ दे रही हैं या उनके पक्ष में नीतियाँ बना रही हैं। तो ये नीतिगत पक्षपात का आरोप लगता है। के बाद में आगे आती है सार्वजनिक जवाबदेही की समाप्ति। यानी सरकार की यदि कंपनी हो, उसकी सेवाओं में गड़बड़ हो और हो तो जवाबदेही होती है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट चूँकि हर 5 साल में जनता की परीक्षा पे खरा उतरना चाहती है, तो वो उसमें सुधार करती है। जबकि निजीकरण से सार्वजनिक जवाबदेही समाप्त हो जाती है क्योंकि निजी कंपनियों के काम में पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव होता है क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और उनका काम क्या है सिर्फ लाभ कमाना होता है। निजीकरण पर बहस केवल वित्त से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय के बीच एक मूलभूत संघर्ष को भी उजागर करती है। निजीकरण से वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होता है, लेकिन ये अक्सर उन सामाजिक लक्ष्यों को कमजोर कर देता है जिनके लिए सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की गई थी। ऐसी लाइनें काम आती हैं बड़े प्रश्नों के अंदर जहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, क्योंकि उसके अंदर आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। यानी सिर्फ़ वित्त से और आर्थिक क्षमता या लाभ या उसकी दक्षता से संबंधित नहीं है ये सामाजिक कल्याण से संबंधित है। यदि सरकारी संस्थाएँ हों और उसका प्रबंधन थोड़ा ठीक तरीके से किया जाए, तो उसका से जो होने वाला लाभ है, उस लाभ का जनता के कल्याण में इस्तेमाल हो सकता है, यानी वो अधिक उपयोगी है। यदि ठीक तरीके से काम किया जाए, तो आप भी समझ रहे होंगे, यदि सरकारी कंपनी ठीक से काम करे, तो उसका तो लाभ ही लाभ है। लेकिन चूँकि वो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, उसके पीछे सरकार ही नहीं, जनता की सोच भी होती है, उसमें काम करने वाले लोगों की भी सोच भी होती है। सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसके कारण सरकारी कंपनियाँ ठीक से नहीं चल पाती। यदि चलें तो उसका तो है ही क्या। अतः निजीकरण की सफलता का मूल्यांकन केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके सामाजिक परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रमुख क्षेत्रों में निजीकरण का प्रभाव। बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण एक विवादास्पद विषय रहा है। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है और काफ़ी देर से एक लाइट पहले बंद हो गई थी बीच में। इन्वर्टर पे इतनी सारी लाइटें और ये जल रही हैं, मुझे लग रहा है ये बीच में बंद नहीं हो जाए। यहाँ से हम थोड़ा-सा या तो जल्दी करवा दूँ मैं? नहीं, हम अगली जो क्लास होगी ना उसमें मैं यहाँ निजीकरण के प्रभाव से यहाँ से बात कर लूँगा क्योंकि बीच में बंद हो जाएगा तो मेरा सेव और नहीं होगा। नहीं च हो जाएगा, चलता जाएगा। चलिए ये पूरा कर देते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में निजीकरण का प्रभाव। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण एक विवादास्पद विषय रहा है। एक तरफ क्योंकि देखिए एक बार तो इंदिरा गांधी ने और उसके बाद में भी एक सरकार ने राष्ट्रीयकरण ही कर दिया था बैंकों का। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ये पूरा नाम याद रखना भी एनपीए, जो लोन वापस नहीं आता उसके लिए इस्तेमाल होता है ना एनपीए, निजी बैंकों की तुलना में अधिक है जो उनकी अकुशलता को दर्शाती है कि सरकारी बैंकों का एनपीए अधिक है, निजी बैंकों का कम है। हालांकि उसमें सरकारी बैंकों की थोड़ी गलती कम है और बहुत सारी रीजन है, आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में निजी बैंकों की ऋण में हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कुछ कम है, लेकिन लगातार निजी बैंकों की ऋण हिस्सेदारी बढ़ रही है। यानी जो ऋण दिए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है, लेकिन निजी बैंक की हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है और सार्वजनिक बैंकों की कम हो रही है, जो निजी बैंकों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास के वाहक रहे हैं।
क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएँ, सरकारी योजनाएँ हैं, उनको ठीक तरीके से लागू करने का काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही करते हैं। उन्होंने हरित और नीली क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और गैर लाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी शाखाओं का विस्तार किया है, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो वहीं अपनी शाखा खोलेगा जहां उसको लाभ हो सके, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ सके। लेकिन सरकारी बैंक है तो वो ऐसे क्षेत्र में भी, ऐसे ग्रामीण इलाकों में भी शाखाएं खोल देते थे या खोलते हैं कि जहां पर अधिक लाभ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों को जरूरत है और जो राज्य है वो लोगों के कल्याण और उनकी सहायता के लिए ही है, तो इसलिए वो ऐसे क्षेत्रों में भी अपनी शाखाओं का विस्तार कर देते हैं जहां लाभ की संभावना नहीं हो। तो ये फर्क होता है। और गैर लाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार किया है जहां निजी बैंक जाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण भले ही उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करे, सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। यानी निजीकरण से वित्तीय क्षमता आपकी सुधर सकती है, सरकार को घाटा कम हो सकता है, लेकिन उसके क्या है, सामाजिक कल्याण जो सरकार का ध्येय होता है उस पर थोड़ा सा नुकसानदेह होती है उसके लिए। बीमा क्षेत्र में मई 2022 में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का आईपीओ लॉन्च कर अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। तो बहुत बड़ी कंपनी और इसका 3.5% भी काफी होता है, जिससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए मिले थे। ये विनिवेश है एक तरीके का। 3% हिस्सेदारी सरकार ने बेची है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयर इंडिया का निजीकरण हुआ, टाटा समूह को बेच दी गई 18,000 करोड़ में 2021 में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसकी 100% हिस्सेदारी एलआईसी में तो आईपीओ लॉन्च करके 3.5% हिस्सेदारी सरकार ने बेची अभी 20,557 करोड़ की। लेकिन यहाँ क्या हुआ, और 100% हिस्सेदारी अपनी सरकार ने बेच दी है। हवाई अड्डों का निजीकरण कर रहे हैं, थोड़ा विवाद भी रहते हैं इसको लेकर। सरकार ने 2 दर्जन से अधिक हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर लीज पे देने की योजना बनाई है। ठीक है, 49 वर्ष के लिए, 99 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए, इस प्रकार से लीज पे दे दिया जाता है। इसके लिए बेहतर प्रबंधन, आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण और बुनियादी ढांचा है, क्या आगे, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से सरकार ऐसे कदम उठाती है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अगस्त 2021 में शुरू की गई एनएमपी, अगस्त 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कम उपयोग वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी पक्षों को पट्टे पर देकर उनका मुद्रीकरण करने का एक कार्यक्रम है। यानी सरकार उसके माध्यम से पैसा जुटाने का प्रयास कर रही है, निजी पक्षों को वो पट्टे पर देकर। इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों को बेचना नहीं, बल्कि उनसे मूल्य निकालकर और एक बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए धन जुटाना है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक विनिवेश से भिन्न है, क्योंकि सरकार परिसंपत्तियों का स्वामित्व अपने पास रखती है। निजी फर्मों को केवल एक सीमित अवधि जैसे 50 वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का संचालन, प्रबंधन और विकास का अधिकार उसके अंदर मिलता है, जिससे बाद में सरकार को वापस कर दी जाती है। यानी एक निर्धारित समय के लिए, यानी परमानेंट नहीं, एक निर्धारित समय के लिए लीज पर चीजें दी जाती हैं। ये एक राजनीतिक रूप से अधिक स्वीकार्य मॉडल है जो सरकार को दक्षता का लाभ उठाने और वित्तीय संसाधनों को जुटाने में सक्षम बनाता है। एनएमपी का लक्ष्य है 2021-22 से 2024-25-26 की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। ये इस तरीके से था ये, 6 लाख करोड़ रुपए का राशि जुटाना है। पहले 3 वर्षों 2021-22 से 23-24 में 3.85 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण किया गया है। यानी टोटल 21-22 से 2024-25 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है सरकार के लिए। तो इस प्रकार से ये अपना पॉइंट पूरा होता है। अब हमारा बचता है सिर्फ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये हम अगले कालांश के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 3 कालांश के अंदर ये पूरी हो जाएगी। बीच-बीच में कभी-कभार समय की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ रेगुलर क्लास आए। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे 5 या तो इस महीने के अंत तक या 5 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करवा दूँ। धन्यवाद।